बिल्कुल। और जैसे कि सिद्धार्थ सर ने कहा कि जब एक पार्टी आती है उसके साथ कई उम्मीदें जो हैं जनता की जुड़ी हुई होती है, किस तरीके का विकास जो है होगा अगर राज्य दर राज्य हम देखें, अब ओवरऑल अगर हम पूरे देश को देखें, एक बार आपको पूरे देश की तस्वीर दिखाते हैं सब कैसी नजर आ रही है। देखिए रिजल्ट फाइनल नहीं आए हैं लेकिन रुझान के बेसिस पर कहाँ कहाँ पर बीजेपी में जो है इस वक्त देश के कौन से राज्य हो चुके हैं, आपको एक मैप पर जो है तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से अभी कौन सा राज्य जो है भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। देखिए आपकी स्क्रीन पर किस तरीके से अलग अलग राज्य, तमाम राज्य कहां पर भगवा रंग का रंग आपको, कहां पर उसकी पावर आपको नजर आ रही होगी। देखिए किन राज्यों में इस वक्त बीजेपी आपको स्थापित दिखा रही है। उत्तर प्रदेश में से एक राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार इस वक्त है। गुजरात एक ऐसा राज्य जहां बीजेपी इस वक्त रूल करती हुई नजर आ रही है। ओडिशा को देखें वहां पर भी भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश हो गया, गोवा, असम, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान को आप देखिए सब भगवा रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी बीजेपी इस वक्त जो है रूल कर रही है। छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर फॉर श्योर इस वक्त बीजेपी की सरकार आप देख सकते हैं। और साथ ही में एक राज्य और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल को आप देखें, आपको इस मैप में जो है नारंगी रंग में भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन अभी रिजल्ट आने बाकी है। रुझान के बेसिस पर जो है ये रंग हमने इसको दिया है कि यहाँ पर भी बीजेपी का परचम लहराता हुआ हमें नजर आने वाला है। सर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो हम ऑडियंस को भी दिखा रहे हैं, पूरे देश का एक तरीके से मैप है, कहीं कहीं बस रंग अलग है, बाकी पूरा हमें जो है एक ही रंग में रंगा हुआ पूरा देश नजर आ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सर, अगर ओवरऑल हम इकोनॉमी की बात करें, जैसे कि आपने अभी चर्चा करी भी कि कई उम्मीदें जो होती हैं निवेशकों की होती है, पूरे देश की जनता की होती है। एफआईआईज के लिहाज से अगर मैं जानना चाहूं किस तरीके से देख रहे हैं, अप्रैल के महीने में हम देखें, बीता ही महीना था, 70,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली एफआईआईज ने करी थी। अब जिस तरीके से चुनाव के जो है रिजल्ट आएंगे, जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में एक पार्टी जो है जो केंद्र में है वो इन राज्यों में हमें नजर आने वाली है बहुत जल्द, जैसे हम रुझान देख रहे हैं, एफआईआईज की किस तरीके की चाल देख रहे हैं आप? क्या उनके वापस आने की उम्मीद है? क्या ये जो बिकवाली का दौर है ये रुकता हुआ नजर आएगा? वेल दिव्या, देखिए, जहां तक एफआईआईज की बात है तो एफआईआईज का जो जाना है और आना है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे हमने हर बार अपने टीवी शोज पे भी डिस्कस किया, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट की वैल्यूएशंस कितनी है, इंटरनेशनल मार्केट्स का ट्रेंड कैसा है, इंटरनेशनल मार्केट्स की वैल्यूएशन कैसी है, रूपी डेप्रिसिएशन की क्या स्थिति बैठ रही है, एंड ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एट द सेंटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये प्ले करने के लिए कि क्या एफआईआईज को एक इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन दिखती है या नहीं दिखती है। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं और आपको एक एफडीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। लेट्स से अगर एक गवर्नमेंट जो है वो एक अनस्टेबल है, तो एफडीआई या जितने भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं जो भी इंडिया में आकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दे आर नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन पॉलिटिक्स कि क्या वो पॉलिटिक्स आगे चल पाएगी, क्या कोई कोएलिशन आएगा, कभी वो माइनॉरिटी के कारण कहीं फॉल ना कर जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो उनको हर बार इरिटेट करेगी विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर एक सेंटर में अगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है या स्टेट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है अपने में कि यस, अगर वो किसी भी स्टेट में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो मिनिमम 5 साल के लिए उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर उनकी फिलॉसफी और स्टेट या सेंटर की फिलॉसफी अगर लाइन करती है तो उनको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अर्बन डेवलप, अर्बनाइजेशन, ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट करते हैं। एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन बिकॉज ऑफ विच किसी भी स्टेट की प्रॉस्पेरिटी होती है, किसी भी सेंटर की प्रॉस्पेरिटी होती है, और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट्स पे होता है। मैं इसको एक और भी एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ, जब भी सेंटर और स्टेट में एक कोएलिशन गवर्नमेंट होती है या एक सेम गवर्नमेंट होती है, तो वहां पे जो एक फ्लो ऑफ फिलोसफीज होता है, डिवोल्यूशन ऑफ वेल्थ होता है, वो बहुत फास्ट होता है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। बट अगर सेंटर और स्टेट में अगर अलग अलग पार्टीज होती हैं तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत आते हैं। उनका जो डिवोल्यूशन का जो एक जो पैरामीटर्स होते हैं वो हर बार एक प्रॉब्लमेटिक स्टेट क्रिएट होता है, और सेंटर और स्टेट के बीच में हर बार टफ टसल रहती है, जिसके कारण डेवलपमेंट अफेक्ट करता है। सो इन दैट केस, जैसे हम हर बार कहते हैं, मार्केट्स आर नथिंग बट द फंक्शन ऑफ इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी बेटर परफॉर्म करेगी, अगर इकोनॉमी में विकास होगा, अगर इकोनॉमी में मॉडर्नाइजेशन होगा, तो मार्केट भी पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। तो मुझे लगता है दैट ये एक सेंटर को भी सपोर्ट कर रहा है बाय ब्रिंगिंग सेंटर इनटू मेजॉरिटी एंड एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की तरफ, एंड एट द सेम टाइम स्टेट में एक इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट होगा जिसके कारण मार्केट्स अफेक्ट होगी। और क्योंकि हम वेस्ट बंगाल एज अ स्टेट की बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इट्स टू बिग अ स्टेट, तो इसका जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत पड़ने वाला है। सो दैट इज हाउ इट इज।
सर सेंट्रल में भी बीजेपी और धीमे धीमे बंगाल, पुडुचेरी और असम की जो ये इनका जो दायरा है वो धीमे धीमे और बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कहा जाता है सर जो पीएसयू कंपनीज होती हैं उनको काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा अच्छा बूस्ट मिलता है कि आगे चल के सर जब ये इलेक्शन के रुझान हम लोग देख रहे हैं, जब उनकी पार्टीज़ और धीमे धीमे दूसरे स्टेट्स में एक्सपैंड कर रही है, क्या पीएसयू कंपनी से जुड़े जो फंड्स हैं वो अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं आगे चल के, उसमें बूस्टअप देखने को मिल सकता है आगे? वेल डेफिनेटली अभिषेक, अगर आप जिस तरीके से अपना आप आंकड़ा बता रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी आती है तो पीएसयू कंपनीज जो होती है, पीएसयू सेंट्रिक कंपनीज, वो बेटर परफॉर्म करता है। उसके पीछे काफी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है और वो ये है कि पीएसयू कंपनीज की जो पॉलिसीज है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, वो डायरेक्ट सेंटर के हाथ में होती है या डायरेक्ट उसका जो एक कंट्रोल होता है वो सेंटर के ऊपर बहुत ज्यादा निर्धारित होता है। सो इन दैट केस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी नवरत्ना की, मिनी नवरत्ना की, महानवरत्ना की पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने के लिए। अगर आपके स्ट्रॉन्ग सेंटर में अगर स्ट्रॉन्ग पीपल हैं, अगर उनकी फिलॉसफी बहुत क्लियर है जहां पे वो पीएसयूज को बेटर परफॉर्म कराने के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी मॉडर्नाइजेशन के लिए, उनके जॉइंट वेंचर्स के लिए, उनके मर्जर्स के लिए अगर काम करेंगे, सो डेफिनेटली पीएसयू स्टॉक्स विल डू एक्सेप्शनली वेल। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर जब भी सेंटर की अगर फिलॉसफी ऐसी होती है कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर रही है और उसका सहयोग अगर स्टेट्स प्रॉपर्ली करते हैं, सो इन दैट केस दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन जहां पे विकास भी आता है और मार्केट्स भी इंप्रोवाइज। ठीक है सर। सर ऐसे में अलग अलग सेक्टर्स पर तो हम आगे भी बातचीत करने वाले हैं। इक्विटी निवेशक जो है सर हमारा, जिसकी एसआईपीज चल रही हैं, जो लमसम निवेशक भी है, अभी क्या करना चाहिए? मौजूदा हालात आप देख रहे हैं, आज तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है पूरे देश के लिहाज से देखा जाए तो निवेशक किस वक्त क्या करें, खासकर कि वो निवेशक जो इक्विटी में ज्यादा रुझान रखकर चल रहे हैं, क्या निवेश अपना बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा अभी और इंतजार करें? वेल देखिए अगेन दिव्या, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, जब भी कोई भी इक्विटी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो उसके जो दिमाग में काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्टली द इन्वेस्टमेंट शुड बी डन फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। सेकेंडली इन्वेस्टमेंट्स तब करना चाहिए मेजरली जब मार्केट्स गिरी हुई हो। थर्डली इन्वेस्टमेंट्स एक ऐसी जगह होना चाहिए जहां वैल्यूएशंस काफी सस्ती हो। फोर्थली इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी इन्वेस्टर्स जो जिनकी हम बात कर रहे हैं वो एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इक्विटी इन्वेस्टर्स का जो एक रुझान है, दैट फॉर एग्जांपल उनको अपनी एसआईपीज को कंटिन्यू रखना चाहिए, उनको अपनी एसआईपीज में कोई भी पॉज नहीं लाना चाहिए, उनको एक स्ट्रॉन्ग इस चीज का बहुत स्ट्रॉन्ग उनको एक डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए कि जो इकोनॉमी के जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं इमर्जिंग मार्केट स्पेसेस में, अगर मैं इंडिया एज एन इकोनॉमी की बात करता हूँ जहां पे यू टॉक अबाउट rupee depreciate, where you talk about inflation, where you talk about current account deficit, where you talk about fiscal deficit, वो सारे अंडर कंट्रोल हैं। तो अगर मैं उन पैरामीटर्स को साथ लेके रखता हूँ तो इन्वेस्टर्स को, एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट द स्ट्रॉन्ग सेंटर पार्टी एट द सेंटर एट द स्टेट, तो वो इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंटल प्ले करता है जहां उनको लगता है कि इन द लॉन्गर रन उनका पैसा बनेगा और उनको बाय और डिप्स की स्ट्रैटेजीज को यूज करके अपने पैसे को बढ़ाना चाहिए। सर इंफ्रा बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स की अगर बात करें जो कि पॉलिसी पुश से थोड़े से यहाँ पर जुड़े रहते हैं, क्या वो लगता है कि आगे चल के आउट परफॉर्म कर सकते हैं और इसके जरिए जो सेक्टोरल फंड्स हैं वो और ज्यादा बेहतर हो जाएंगे आगे चल के? वेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एज अ थीम के बारे में बात करें, सो मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव थीम है। ये थीम अपने आप काम नहीं करता है, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलिसीज मेड बाय सेंटर, फॉर एग्जाम्पल टैक्स रिबेट्स, फॉर एग्जाम्पल स्टेट की तरफ से कंसेशनरी थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, लॉजिस्टिक सप्लाईज, रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट। तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी सेंटर का या फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी सरकार का अगर ये रुझान है कि उसको अपने मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रोवाइज करने के लिए अगर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है तो वो डेफिनेटली एक ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे, एक ऐसे प्रोग्राम्स बनाएंगे जो मैन्युफैक्चरर्स या एफडीआईज या एफआईआईज को अट्रैक्ट करेंगे। एंड इन दैट केस उनके जो प्रॉफिट मार्जिन्स होंगी कंपनीज की वो भी बढ़ेंगे। व्हाई? बिकॉज उनको टैक्स हॉलिडेज मिलेंगे, टैक्स कंसेशंस मिलेंगे, सबवेंशन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको एक रॉ मटेरियल्स मिलेंगे। सो दैट विल आल्सो बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर, अ वेरी स्ट्रॉन्ग बूस्ट टू सी टू द फैक्टर कि यस, अगर उनकी पॉलिसीज इस तरीके से फॉर्मुलेटेड है, मतलब स्टेट की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं और उसमें पीएसयू सेंट्रिक कंपनीज अगर भाग ले रही हैं, so that will of course increase their margins, as a result of which the companies in general will do good.
ठीक है सर। वैसे निवेशक के तौर पर अगर ये तो हम बातें कर रहे हैं कहाँ पर जो है डेवलपमेंट देखी जा सकती है आने वाले सालों में, अगर हम बात करें राज्य को केंद्र से जोड़ के भी अगर देखें, लेकिन सर एक निवेशक के तौर पर, एक ऐसा निवेशक जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली अपने आप को अपडेटेड नहीं रखता है तमाम चीज़ें, लेकिन उसको निवेश के लिहाज से अगर देखना है, आपके हिसाब से कौन से सेक्टर या थीम ऐसे हैं जहाँ पर अभी रुझान रखना चाहिए, खास करके म्यूचुअल फंड निवेशक को? देखिए, जहाँ तक सेक्टर एंड थीम है, इस समय एक बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन चल रही है ग्लोबली जहाँ पे सेक्टर्स और थीम को अगर हम फोकस करें सो दैट विल नॉट बी अ गुड मूव। जैसे फॉर एग्जांपल आईटी एज अ सेक्टर, मुझे लगता है फ्रॉम द वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू इज एक्सेप्शनली वेरी गुड, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिट्रेंचमेंट, एट्रिशन जिसको हम बोलते हैं, उसके कारण आईटी एज अ सेक्टर आई मीन इट इज एक्सपेक्टेड कि उसको काफी टाइम लगेगा रिवाइव करने में। मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर, स्पेसिफिकली द पीएसयू सेंट्रिक बैंक्स, वो काफी बेटर परफॉर्म करेंगे बिकॉज ऑफ द वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि उसमें उनको उनके पास सेंटर से एक सपोर्ट भी है एंड एट द सेम टाइम उनका जो एक फाइनेंशियल पेनिट्रेशन है इकोनॉमी में वो भी बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कैपिटल गुड्स से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स है, जैसे अपैरल सेक्टर हो गया, हेवी इंजीनियरिंग सेक्टर्स हो गया, वो भी बेटर परफॉर्म करेंगे बिकॉज ये सारे पीएसयू कंपनीज का पार्ट है एंड एज द रिजल्ट ऑफ इट पीएसयू कंपनीज में गवर्नमेंट एक मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं। सो इन दैट केस मुझे लगता है कि these are all the factors और these are all the sectors and themes जो मुझे लगता है बेटर परफॉर्मेंस देंगे। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि जीएसटी के कट के बाद कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पावर्स जो बढ़ी हैं उसके कारण जो है स्टेबल कंजम्पशन बढ़ेगा, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बढ़ेगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा सेक्टर या कौन सी थीम बेटर परफॉर्मेंस देगी। तो दिव्या, मुझे लगता है जिन थीम्स की हमने बात करी है, दोज थीम्स जो मुझे ऐसा लगता है दैट दे विल डू बेटर, रिलेटिवली बेटर इन टाइम्स टू कम। और दिव्या, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है कि इन्वेस्टर्स को ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए that Indian markets for the last 1.5 years are not performing, जिसके कारण from the valuation perspective Indian markets काफी attractive हैं। और यही एक रीजन है कि FIIs के इतने बड़े बिकवाली के बाद भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने काफी सारा योगदान दिया इस मार्केट्स की स्टेबिलिटी के लिए, इस मार्केट्स के राइज के लिए एंड इस मार्केट्स को इतना ल्यूक्रेटिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए जहां इन्वेस्टर्स आकर अपने पैसे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर। वैसे तो आपने कई सेक्टर जो है बताया, पीएसयू बैंक्स आपने कहा अच्छा कर सकते हैं, इसके अलावा अप्रैल हैवी इंजीनियरिंग जो इस तरीके के सेक्टर अच्छा कर सकते हैं। सर आईटी जो था, आपने तारीफ भी कर दी इसकी, आपने थोड़ा सा ये भी कर दिया कि हाँ अभी रिवाइव करने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वैल्यूएशन अच्छी लग रही है। सर निवेशक क्या करे, जाए आईटी रिलेटेड जो फंड्स हैं उनमें म्यूचुअल फंड निवेशक, या अभी कदम पीछे ही रखे अपने? Well, Divya, देखिए, IT as a sector is a very, very important sector because without digitization, without automation, without digitalization, हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पर नहीं कर सकती। अगर किसी भी इन्वेस्टर का अगर जो टाइम होराइजन है वो लंबा है, let's say for 3 to 5 years, then IT is a very good buy. But unfortunately, अगर मैं इसको शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखूं तो मुझे लगता है कि आईटी एज अ सेक्टर के अंदर अभी भी पेन है, स्पेशली बिकॉज उसके अंदर जो एक अनसर्टेनिटीज बनी हुई है विद रिस्पेक्ट टू H1B वीजा, विद रिस्पेक्ट टू द attritions which are taking place, with respect to artificial intelligence, with respect to job losses, वो बहुत ज्यादा है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच आईटी एज अ सेक्टर से अगर इन्वेस्टर्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दे कैन स्टे अ लिटिल अवे। अदरवाइज अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखा जाए तो यस, आईटी इज अ वेरी गुड थीम एंड मुझे ऐसा लगता है दैट इट इज अ वेरी सेंसिटिव थीम ऑल्सो। अगर इन्वेस्टर्स अपना पैसा 2 से 5% अगर आईटी एज अ थीम में लगाते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सो दैट इज अ गुड बाय, बट यस दे शुड नॉट एक्सपेक्ट सडन रिटर्न्स टू कम आउट फ्रॉम। सर रीजनल लेवल पे अगर देखें कि प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट जब धीमे धीमे आएंगे, जैसे कि अमित शाह ने पहले कुछ कैंपेन्स में बोला भी था कि यहाँ पर ये फैक्ट्री लाएंगे, यहाँ पर वो फैक्ट्री लेके आएंगे, बंगाल में कई सारी चीज़ें बोली थी। क्या लग रहा है सर जो छोटी और मंझोली कंपनी यानी कि मिड और स्मॉल कैप की जो कंपनीज हैं वो बेटर परफॉर्म कर सकती हैं कंपेयर टू द लार्ज स्केल कंपनीज? वेल अभिषेक, देखिए, अगर मैं वेस्ट बंगाल की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो वेस्ट बंगाल इज वेरी गुड इनटू द रॉ मटेरियल्स प्रोक्योरमेंट। वेस्ट बंगाल के पास अपना पोर्ट है, वेस्ट बंगाल के पास अपनी सबसे पहले जो उसकी जो लेबर है वो है जो उसको बहुत अट्रैक्टिव बना देती है। अगर मैं एसएमई क्लस्टर्स की बात करूं तो मुझे लगता है वेस्ट बंगाल इज अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन। क्यों? क्योंकि वहां पे लैंड भी है, वहां पे लेबर भी है और वहां पे एनर्जी भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है। सो इन दैट केस अगर वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर होना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो जाएगा विद अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ सेंटर। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि 1905 से पहले कैलकाटा वाज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया।
बिकॉज लेफ्ट विंग पार्टीज आए और जिन्होंने 30-40 साल तक रूल किया इस स्टेट को, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक स्टेट बन गया, जिसके कारण इस की प्रॉस्पेरिटी, इस स्टेट का विकास, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एमएसएमई क्लस्टर्स, इमिग्रेशन पॉलिसीज, रोहिंग्या पॉलिसीज, ये सब बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गया। बिकॉज जब भी सरकार एक अपीजमेंट की स्थिति में आ जाती है तो वो ऐसे काम करने लगती है जो पॉपुलिस्टिक होती है, और पॉपुलिस्टिक पॉलिसीज अगर जब भी हम बनाते हैं तो वो सरकार के फॉरेक्स रिजर्व, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं स्टेट का, वो अफेक्ट होता है, उसके कारण सेंटर में भी एक प्रॉब्लम आती है। सो इन दैट केस अगर कोई भी सरकार अपीजमेंट पॉलिसी की तरफ नहीं जा रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को फोकस करता है, एंड स्पेसिफिकली जैसे हमने बोला वेस्ट बंगाल एज अ स्टेट, तो उनके जो कार्डर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब्स डेवलप होते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स बनते हैं, कार्गो फैसिलिटीज डेवलप होते हैं, and that leads to a lot into the modernization in terms of infrastructure, roads, logistics, ports, airports, waterways, etc. So मुझे लगता है कि ये सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं जो स्पेसिफिकली एसएमई क्लस्टर्स के अंदर आते हैं, वो उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पीटस मिलेगा, बिकॉज वेस्ट बंगाल की इस इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट एक पोजीशन है with respect to its industrial policies, welfare policies and modernization. हाँ बिल्कुल सर, ये जो हमारे व्यूअर हैं तुषार जी, ये भी यही पूछना आपसे चाह रहे थे कि भाजपा की सरकार आने पर क्या पश्चिम बंगाल में जो है औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से होता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने ऑलरेडी इस चीज़ का जवाब दे दिया है कि केंद्र की सरकार राज्य की सरकार जब एक होते हैं तो किस तरीके से जो है डेवलपमेंट अपने सही पेस पर जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। इसी बीच कुछ एक फंड्स का प्रदर्शन देखते हैं, स्क्रीन पर लेकर आते हैं लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स, क्योंकि अभिषेक जी ने अभी सिद्धार्थ सर से इस तरीके की चर्चा भी करी कि स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियां क्या बेहतर करती हुई नजर आएंगी, खास करके पश्चिम बंगाल की अगर बात करें। एक बार ओवरऑल हम फंड्स पर नजर डालते हैं, पिछले 5 सालों में किस तरीके का प्रदर्शन लार्ज कैप फंड्स ने किया, मिड कैप फंड्स ने किया, स्मॉल कैप फंड्स ने किया। लार्ज कैप फंड्स को सबसे पहले स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 5 साल में देखिए किस तरीके के रिटर्न लार्ज कैप के टॉप फंड्स ने दिए हैं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड को आप देखें 18% के अच्छे खासे रिटर्न, शानदार रिटर्न इसने बीते 5 साल में अपने निवेशकों को दिए। सालाना तौर पर हम देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड है, 15 से 15.25% तक के रिटर्न जो है इसने भी दिए। इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड आप देखें 15% के रिटर्न। एचडीएफसी लार्ज कैप फंड को आप देखें 14% के रिटर्न। बड़ौदा बीएनपीएस परिवास लार्ज कैप को आप देखें, इसने भी 14 से 15% के बीच के जो है रिटर्न अपने निवेशकों को दिए हैं बीते 5 साल में। उसके बाद अगर मिड कैप की यहाँ पर बात करें तो उनका भी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। लार्ज कैप से ज़्यादा अच्छे रिटर्न यहाँ पर दिए हैं पिछले 5 सालों में। यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन पर तो यहाँ पर सबसे पहला फंड जो है नंबर 1 पर जो है यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, जिसने 23.97% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं पिछले 5 साल में। उसके बाद है निपॉन इंडिया का मिड कैप फंड, 23.32% के रिटर्न इसने दिए हैं। उसके बाद है इन्वेस्को इंडिया का मिड कैप फंड, 22.82% के इसने एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं। उसके बाद है ईडलवाइज का मिड कैप फंड, 22.75% के एनुअलाइज रिटर्न इसने दिए। उसके बाद है एचडीएफसी का मिड कैप फंड, जिसने 22.25% के रिटर्न इसने दिए हैं पिछले 5 साल में। कमाल के रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लार्ज कैप से ज़्यादा अच्छे रिटर्न है, हालांकि इस पर और भी अभी चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो फिर दुनिया क्या हाल दिख रहा है? स्मॉल कैप फंड्स के और भी बेहतर रिटर्न आप देख पाएंगे बीते 5 साल में। अगर हम देखें आने वाले 5 सालों की चर्चा में हम करेंगे। अभी अगर आप आज से निवेश कर रहे हैं तो आने वाले 5 साल में आपके लिए कौन सा सेक्टर बेहतर हो सकता है, कौन सा कैप आपके लिए बेहतर हो सकता है, तमाम चीजें सिद्धार्थ सर बताएंगे। लेकिन स्मॉल कैप फंड्स के रिटर्न आप देखिए, बंधन स्मॉल कैप फंड 24 से 25% तक के कमाल के रिटर्न जो है इसने अपने निवेशकों को दिए सालाना तौर पर। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड आप देखिए 23.68% के जो है रिटर्न इसने भी दिए। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप तीसरे नंबर पर आ रहा है टॉप स्मॉल कैप फंड्स में से, उसने भी 23 से 24% तक के रिटर्न अपने निवेशकों को दिए हैं। कौन का स्मॉल कैप फंड देखें आप 23% तक के शानदार रिटर्न, और बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड 21 से 22% तक के शानदार रिटर्न ये भी जो है अपने निवेशकों को देता हुआ नजर आया। सर ये बीते 5 साल की स्टोरी आप कैसे देख रहे हैं? तीनों ही कैप्स की, लार्ज कैप कंपनियों को देख लें, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स के रिटर्न तो बहुत ही शानदार हमें नजर आ रहे हैं। अब आने वाले 5 साल में किस तरीके की उम्मीद कर सकते हैं, खास करके अगर आज ये सवाल मैं आपसे कर रही हूँ तो जब एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन चुनाव के रिजल्ट जो आते हुए नजर आ रहे हैं? अगेन आपका क्वेश्चन हर बार एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है। मैं इसको पास्ट एंड फ्यूचर दो में डिफरेंशिएट करता हूँ। अगर पास्ट की बात करी जाए तो हमें भी पता है कि इंडियन मार्केट्स हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें अर्निंग ग्रोथ देखी गई, बहुत स्ट्रॉन्ग एफआईआईज का इनफ्लोज देखा गया। प्रॉब्लम आ रही है फ्रॉम सितंबर 2024
जहां से इंडियन इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉब्लम आई, बिकॉज एफआईआईज का बहुत ज्यादा पैसा बाहर निकला फ्रॉम द वैल्यूएशन परस्पेक्टिव, फ्रॉम द जियोपॉलिटिकल परस्पेक्टिव, फ्रॉम पार्किंग द मनी टू सेफ हेवन्स एंड सो एंड सो फॉर्थ। अगर 5 इयर्स की स्टोरी अगर हम देखें तो दिव्या, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जो आप रिटर्न्स बता रहे हैं, दे आर सो इंप्रेसिव रिटर्न्स फ्रॉम लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, जो इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहन और मोटिवेशन देते हैं दैट दे शुड इन्वेस्ट देयर मनी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर हम फ्यूचरिस्टिकली बात करें तो मुझे लगता है इंडियन मार्केट्स आर स्टिल वेरी अट्रैक्टिव, और अट्रैक्टिव होने के पीछे उसके पीछे रीजंस है। रीजंस ये है कि जीएसटी कट के बाद उनकी जो रिजल्ट्स है वो थोड़ा बेटर आने लगे, जिसके कारण प्राइस टू अर्निंग रेशियो अफेक्ट हुआ, वो बेटर आया, प्राइस टू अर्निंग रेशियो में कंप्रेशन आया है, पहली चीज। दूसरी चीज, बिकॉज 1.5 साल से इंडियन मार्केट्स ने एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, इसलिए वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन मार्केट बहुत अट्रैक्टिव है, जिसके कारण फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में आकर उसका निवेश करेंगे। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिव्या, वो ये है कि इंडियन मार्केट्स अगर मैं देखूं फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स, दे आर आल्सो वेरी वेरी अट्रैक्टिव एंड ल्यूक्रेटिव, जहां वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका जो सीधा असर है वो हमारा रुपी का जो फॉल है उस पर पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में दोबारा आकर्षित होते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सो दे फाइंड इंडिया टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन। एंड दिव्या, ये तो हर बार रहा है कि कोई भी मार्केट, चाहे वो यूएस मार्केट्स हो, चाहे वो इंडियन मार्केट्स हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स हो, कोई भी मार्केट यूनिडायरेक्शनल लेवल पे कभी नहीं बढ़ सकता। उसके अंदर हाईज, लोज, अप्स, डाउन्स, ट्रफ्स, क्रैश ये बनते ही बनते हैं। सो इन दैट केस इंडियन इन्वेस्टर्स को इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स को सकारात्मक तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड इट शुड लेट ग्रो, एंड दे शुड असिस्ट इन लेटिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स ग्रो। अगर ये एक फिलॉसफी है और इंडियन मार्केट्स पे अगर कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स को, सो दे विल फाइंड दैट दे शुड सेफली इन्वेस्ट द मनी इनटू द इंडियन मार्केट्स एंड लेट इट ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सर, वैसे क्या लगता है कि लार्ज कैप से पैसा निकाल कर यहाँ पर स्मॉल कैप फंड में निवेश करना चाहिए, या फिर लार्ज कैप के लिए दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप? यहाँ पर लार्ज कैप को भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, स्मॉल कैप चलिए ठीक है चलता चलता चला जाएगा। क्या राय निकल गया रही इस पर? वैसे अभिषेक, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस 1.5 साल की जो जर्नी है और इतनी ताबड़तोड़ ऊपर नीचे आगे पीछे टैरिफ इश्यूज, ग्लोबल डिसऑर्डर्स और ये सब हुआ है, इन्वेस्टर्स एक चीज समझ चुके हैं कि एसेट एलोकेशन उनके पोर्टफोलियो का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब मैं एसेट एलोकेशन की बात करता हूँ तब मैं बात करता हूँ कि आपका पोर्शन, आपका पोर्टफोलियो एग्रेसिव फंड्स लाइक लार्ज, मिड एंड स्मॉल, फ्लेक्सी, मल्टी, इसमें कितना रहेगा। मल्टी एसेट एलोकेशन जो हाइब्रिड्स हैं या फिर इक्विटी हाइब्रिड फंड्स है या डेट हाइब्रिड फंड्स है, बैलेंस एडवांटेज फंड्स है, उसमें कितना रहना चाहिए। इमरजेंसी के लिए जो आपका जो एक जो डेट फंड्स है, लो ड्यूरेशन फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, उसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। सो अगर एक इन्वेस्टर अपना एसेट एलोकेशन प्रॉपर तरीके से रखता है, देन ही रियलाइज दैट दिस इज द फाइनेस्ट एंड द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर हिम टू इन्वेस्ट द मनी। जहां तक आपने मुझे लार्ज कैप की बात करी है, तो मुझे लगता है इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम डेफिनेटली इन्वेस्टर्स अपना पैसा लार्ज कैप से निकालकर फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो रीजंस है। एक तो फ्लेक्सी कैप में ऑलरेडी 65 to 72% का लार्ज कैप कंपोजिशन होता है, व्हिच एक्चुअली मेक्स इट लार्ज कैप बायस्ड, एंड सेकेंडली इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे आल्सो टेक एन एडवांटेज ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप्स जो अपना प्रीमियम रिटर्न जनरेट करके देते हैं इन्वेस्टर्स को। सो इन दैट केस अगर आप लार्ज कैप्स को फ्लेक्सी कैप से अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दें, सो दैट विल बी अ गुड बाय। सर, कंसिडरिंग कि एफआईआई जब वापस ही करेंगे तो फिर लार्ज कैप में यहाँ पर निवेश ज्यादा करेंगे, क्या तब भी आपको लगता है कि फ्लेक्सी कैप में यहाँ पर निवेश करना चाहिए कि लार्ज कैप में यहाँ पर प्योर इक्विटी में निवेश कर सकते हैं? देखिए अभिषेक, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि अगर एफआईआई इन्वेस्टर्स वापस लौट कर आएंगे तो वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, उनको जहां पर भी वैल्यूएशन सस्ती मिलेगी वो वहां पर आके इन्वेस्ट करेंगे। बट यस, ऑफ कोर्स, अगर वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लार्ज कैप्स अगर रिलेटिवली सस्ते हैं तो हम और एंड द इन्वेस्टर का होराइजन लंबा है, तो फ्लेक्सी कैप वुड डेफिनेटली बी अ गुड बाय। व्हाई? बिकॉज जैसे मैंने अभी पुराने वाले आपके क्वेश्चन में भी बोला कि उसको लार्ज कैप बायस्ड फंड है, जो कि फ्लेक्सी कैप है, वहां से उसको क्वालिटी स्टॉक्स मिल जाते हैं अपने पोर्टफोलियोज में, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स लंबे ड्यूरेशन के लिए है, तो उसको अपने पोर्टफोलियो में मिड एंड स्मॉल कैप का जो एक तड़का है जिससे उसके प्रीमियम रिटर्न्स आएंगे, वो भी उसको मिल जाते हैं। सो मेरे ख्याल से फ्लेक्सी कैप्स विल बी अ बेटर ऑप्शन देन लार्ज कैप, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, एक इन्वेस्टर को जो एक स्टॉक सिलेक्शन का जो डोमेन है, जैसे फ्लेक्सी कैप में 500 कंपनीज है, व्हाइल एट द सेम टाइम लार्ज कैप में ओनली 100 कंपनीज है, तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है, जहां इन्वेस्टर्स का जो लैंडस्केप है स्टॉक सिलेक्शन का, वो बढ़ जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे सी दैट they have a better options to generate good returns.